कितना जोर कितना बाजू एक कातिल है। ये थी वो भावना, ये थी वो जुनून, यही थी वो देशभक्ति जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे कई क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते मेरे रगड़े पसंद की चोला गाकर अपने प्राणों की आहुति दी और उन्हीं क्रांतिकारियों ने इस स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण साइलेंट रहने के लिए। परंतु अब दौर बदल चुका है और जरूरी नहीं है कि केवल अपने प्राणों की आहुति देकर अपने लहू को सींचकर अपनी देशभक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। यदि हम अपने देश के हित में अपने किसी भी क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी निष्ठा, लगन और समर्पण के साथ करते हैं, वही हमारे देश। अगर एक सेना जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सरहद पर तैनात एक देशभक्त है, तो एक वैज्ञानिक जो मंगलयान जैसे मिशन को सफल बनाता है, वो भी देशभक्त है। इस कोरोना महामारी के दौरान जिन सीमावर्ती कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ अपने प्राणों से अपने देशवासियों के प्राण के बारे में सोचा, वो उनकी देशभक्ति ही है। हमारे देश का किसान जिसने भारत को अनाज का नेट इंपोर्टर से भारत को अनाज का लीडिंग एक्सपोर्टर बनाया, वो हमारे देश का वो उनकी देशभक्ति ही है। और मुझे नहीं लगता कि केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने का रस्म मनाना या झंडे के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने से हम देशभक्त बन जाएंगे। ये तो राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद से उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अपने देश के अंदरूनी और बाहरी अत्याचारों के खिलाफ पूरे देशवासियों के लिए लड़ना ही है देशभक्ति। ये यूं कहे तो ईमानदारी से किया गया हर वो राष्ट्र सेवा ही है देशभक्ति। किसी अनाथ, गरीब, असहाय का सहायता करना ही है देशभक्ति। और स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था कि वास्तविक देशभक्ति का केवल मातृभूमि के प्रति प्रेम या भावना नहीं, वरन अपने देशवासियों का सेवा करने का जुनून है। और वो एक देशभक्त ही है जो एक राष्ट्र का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो जापान जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले के बाद पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन आज उनके नौनिहालों ने संसार की प्रतिस्पर्धा में उन्हें फिर से लाभ खड़ा कर दिया। वो उनकी देशभक्ति ही थी। इजरायल जो कि एक छोटा सा देश जिसमें बहुत ही कम संसाधनों की उत्पादकता हुआ करता था, आज वो एक विकसित देश है और संसार में अपनी एक रफ पहचान बनाने में सक्षम रहे। वो उनकी देशभक्ति ने ही उन्हें संभव बनाया है। इसलिए हमारा राष्ट्र निर्माण हेतु मैं कुछ बिंदुओं पर अपने विचार रखना चाहूंगा। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है युवा शक्ति। देश की आधी आबादी की आयु लगभग 25 वर्ष से कम है, लेकिन वो युवा जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होनी थी राष्ट्र निर्माण और समाज की आशाओं को जोड़कर रखने का, वही युवा आज फेसबुक में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पबजी जैसे कामों में युवा हुआ नजर आता है। हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम युवा इन सोशल मीडिया का सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। क्यों ना हम युवा इन सोशल मीडिया का सकारात्मक रूप से उपयोग कर समाज को जोड़ने का काम करें। जैसे फेसबुक में कम्युनिटी बनाकर लोगों को जोड़कर महीने में कम से कम एक दिन पौधा लगाकर पर्यावरण समर्थन में अपना कार्य करें, या फिर किसी अनाथ, गरीब या गाँव के बच्चे को शिक्षित कर अपना सहयोग दें, या फिर लोगों के पुराने वस्त्र को जुटाकर जो गरीब है उन तक पहुंचाने का काम करें, या फिर जो समारोह में खाना बच जाता है उनको फेंकने की बजाय जो भूखे हैं उन तक पहुंचाने का काम करें। हमारे इन्हीं छोटी छोटी कामों से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। Taken those kids to these colleges, and then the evolution of Sati with Lord William Bentinck. Today in India, we can't imagine of Sati. Why? It is because of the culmination of the ideas of Raja Ram Mohan Roy. Today we speak of women empowerment. Do you know women empowerment also emerged during the British era? It was through Mahatma Jyotirao Phule. Phule advocated women education. So in modern India, we speak of women education, women empowerment. I know, I am aware of the disparities. I am aware of the latest data. I am aware of the latest results of national surveys, the Niti Aayog reports. What do they say? There is a gulf between the rich and the poor. And our nationalism and our patriotism would be narrowing that gulf. I would like to focus on the definition of Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore said that India is a sea in which streams from different directions flew and they got lost into the one Indian Sea. We believed in the humanitarian principles of nationalism. We believe in that principle because we think that we can lead the world. It is indeed true that from the Vedas we got this idea that this world is a global village. And in this global village, we speak of this patriotism, and our patriotism is also internationalism as per the definitions of Rabindranath Tagore. Now coming to today's India, what we can do for India today? It is a globalized era. It is no more India that was in the 1950s. Today we are self-reliant in agriculture. In agricultural sector, I am sure that all of you are aware that Sikkim it is an organic state by now. And what is organic state? It is sustainable development. When we speak of sustainable development, we care for our environment, we care for our fellow citizens, and we care for everybody. We keep in mind the present times, the needs of the present time, and also for the future generations. India has to lead the world in this aspect, to be nationalist. Today we have various schemes of the government
Indeed, सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास और सबका प्रयास. India will be built by सबका प्रयास. India is not the prayers of one, of an individual. India is the prayers of all. The three aspects that I would like to highlight in nation building today is that number one, we need individuals who are committed to the building of nation, who are first committed to themselves. These are some of the micro aspects that will lead to the further macro aspects of development and growth. First, we need to train ourselves how we will be, how committed we are, and what is our way out. Secondly, it is the skills that we need. It is nanotechnology. It is the latest technology that we can